नमस्कार दोस्तों, 6 दिसंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कुल मिला के 5 एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला एडिटोरियल है बूस्टर शॉट को लेके। देखिए 22 नवंबर को डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने ये बोला कि भाई देखिए अब तक हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम फुली वैक्सीनेटेड पीपल को वैक्सीन बूस्टर डोज देंगे या नहीं देंगे। जब से ओमिक्रॉन फैलना शुरू हुआ है तब से बूस्टर डोज का लॉजिक बहुत सारे लोग देने लगे हैं। एक वजह और है, 21 अक्टूबर को यूएसए में आप कह लो कि बूस्टर शॉट अप्रूव किया गया है उन लोगों के लिए जो कि 65 साल से ज्यादा के हैं। बूस्टर शॉट का क्या मतलब है कि भाई आपको 2 डोजेस कोरोना की वैक्सीन की मिल चुकी हैं, आपको तीसरी डोज दी जाएगी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इस बूस्टर डोज को लेकर इंडिया में क्या बातचीत चल रही है इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद एक आर्टिकल है पॉलिटिकल वायलेंस इन केरला। केरला में जो लीडिंग एलडीएफ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है सीपीआईएम। ठीक है, तो इस सीपीआईएम पार्टी में के खिलाफ कुछ इल्जाम से लग रहे हैं, इन्होंने कुछ पॉलिटिकल वायलेंस की है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मर्डर्स में यहां पे सीपीआईएम का नाम आ रहा है। ठीक है, एक कांग्रेस वर्कर था कृपेश नाम का, एक सारथ लाल नाम का, इनको मार दिया गया और इनके मर्डर में नाम आया सीपीआईएम के एमएलए फॉर्मर एमएलए केवी कुन्हीरमन का। फिर एक और यहां पे रिसेंटली मर्डर हुआ था, उस मर्डर में ओवरऑल सीपीआईएम ने स्टेट पुलिस को बोल के एक बीजेपी के वर्कर के अगेंस्ट जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने की कोशिश की। तो बेसिकली यहां पे 2 मर्डर्स को लेके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम का जो आप कह लो कि रवैया रहा है वो काफी गड़बड़ रहा है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में सीपीआईएम में क्या कमी है, और ये सीपीआईएम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जो ओवरऑल केरला में राज है वो अकाउंटेबल नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी इनको इनकी अच्छी नहीं लगती है, हर चीज इनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगती है, पॉलिटिकल वायलेंस को ये लोग बढ़ावा देते हैं, इस प्रकार के इल्जाम इनके अगेंस्ट लग रहे हैं। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर भाई एमिराटी वुमेन ने क्या प्रोग्रेस की है। यूएई को बने हुए भी ज्यादा साल हुए नहीं है, ठीक है, और 50 साल लगभग हो गए यूएई को बने हुए, 40 साल लगभग हो गए यूएई की पहली फीमेल ग्रेजुएट को आए हुए। और उसके बाद एमिराटी वुमेन ने तगड़ी प्रोग्रेस की है। कैसी प्रोग्रेस की उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मतलब यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो वुमेन है उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है। और खास बात यहाँ पे ये देखने वाली है कि यूएई एक मुस्लिम नेशन है और ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम नेशन होने के बावजूद भी उन्होंने वुमेन एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर खासा ध्यान दिया है। कैसे ध्यान दिया है वो इस आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट भाई दिव्या नायर जी और नीना बदगायन जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। आईडी इनसाइट नाम के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन काम करती हैं दिव्या नायर, और नीना बदगायन फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट रह चुकी है नीति आयोग में। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर आंगनवाड़ी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और जब से ये आंगनवाड़ी बंद हुई है तब से ओवरऑल काफी नुकसान हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके। तो आंगनवाड़ी के बंद होने से क्या प्रॉब्लम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और बच्चों के लिए जो सर्विस और सेवाएं होती हैं वो पहुंचाने के लिए इन आंगनवाड़ी के इंपॉर्टेंस को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिखाया गया। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे, व्हाई आंगनवाड़ीज आर इंपॉर्टेंट, अभी की फंक्शनिंग में क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सब बातें बताई गई हैं। प्लस तमिलनाडु के अंदर ये जो एआईएडीएमके नाम की पॉलिटिकल पार्टी है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओवरऑल ये यहाँ पे क्यों कमजोर पड़ रही है। आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो है डीएमके और दूसरी है एआईएडीएमके। अभी के लिए डीएमके की सरकार चल रही है अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ एमके स्टालिन। ठीक है, एआईएडीएमके में क्या प्रॉब्लम चल रही है इसको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो हिमांशु गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक हिमांशु गुप्ता। अरुण देव सिंह ने ज्वाइन किया, अरुण देव सिंह का ये 7th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अरुण देव सिंह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आयुषी वर्मा ने हमको ज्वाइन किया, आयुषी वर्मा का ये 4th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक आयुषी वर्मा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। देन श्रेया मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक श्रेया। शिवांश नारायण ने हमको ज्वाइन किया, अमीरुल एहसान ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अमीरुल। आशमी गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया, वियान सचिन मस्ती ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक वियान सचिन मस्ती। दिलीप जी ने हमको ज्वाइन किया, दिलीप जी का ये 5th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक दिलीप जी। सो स्पेशल थैंक्स टू दिलीप जी 5 मंथ्स एज ए मेंबर, देन आयुषी वर्मा 4 मंथ्स एज ए मेंबर, अरुण देव सिंह 7 मंथ्स एज ए मेंबर, देन वियान सचिन मस्ती 2nd मंथ एज ए मेंबर, अमरेल हुसैन 2nd मंथ एज ए मेंबर, श्रेया मिश्रा 2nd मंथ एज ए मेंबर, हिमांशु गुप्ता 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक गाइज एंड गर्ल्स। एंड देन
Ashmi Gupta, Shivansh Narayan, welcome back to you also. So thank you guys and girls for joining again. Recurrently जो लोग join कर रहे हैं, they are specifically very helpful, and everyone who is joining, they are very very helpful. Thank you so much for the continued support. चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं. पहला डिस्कशन, द रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ द एमिराटी वुमेन. तो भाई गोल्डन जुबली ईयर है यूएई की फाउंडिंग का, और यूएई ने दिखाया है कि कैसे उन्होंने दुनिया भर में जेंडर इक्वालिटी के एग्जाम्पल को स्थापित किया. अगर आप दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में चले जाओ तो वहां पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव है. बेसिकली बाहर के देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के अंदर आते हैं, उनके रहने वगैरह की कॉलोनी वगैरह है. चाणक्यपुरी में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, ये सब चीजें हैं. अब कुल मिला के यहाँ पे यूएई की अगर बात की जाए तो यूएई के कुछ एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो 50th एनिवर्सरी थी यूएई की फाउंडिंग की, और यहाँ पे जो यूएई के एम्बेसडर हैं इंडिया में, डॉक्टर अहमद अल बन्ना, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, और इस अनाउंसमेंट के चलते बोला कि यूएई का जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, वहां पे 50% स्टाफ ऑफ वुमेन है, और यूएई के जितने भी एम्बेसडर्स है दुनिया भर में, उसमें से 30% वुमेन है. अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. यूएई पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. यूएई की जो पार्लियामेंट है, इसको बोला जाता है फेडरल नेशनल काउंसिल. ये फेडरल नेशनल काउंसिल एक पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड पार्लियामेंट है. इसमें भी जो 30% मेंबर्स हैं, वो कह लो आप वुमेन है, और यूएई की जो कैबिनेट है वहां पे भी 30% मेंबर्स वुमेन है. मतलब वुमेन को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यूएई के अंदर. और खास बात यहां पे ये है कि 1 जनवरी 2022 को जब यूएई अपना 2 साल का टेन्योर शुरू करेगा एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहां पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा यूएई का, उनका नाम है लाना नुसेबी. ये भी एक वुमेन है. अभी के लिए एक्सपो 2020 दुबई, इसका तो अक्सर कर आपने नाम सुन ही लिया होगा. बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, मेरा भी मन था, अभी तक तो खैर प्लान नहीं बन पाया. तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सपो 2020 यूएई की, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस और एंटरटेनमेंट इवेंट है, ये भी एक वुमेन है जिनका नाम है रीम अल हाशिमी. ये यूएई की वुमेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है. तो अब इस प्रकार के फिगर्स को अगर कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री का बंदा सुनेगा तो वो फॉर ग्रांटेड लेगा, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऑलरेडी हर चीज में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 40-50% है. लेकिन जब बात आती है एक इस्लामिक नेशन की, जो कि ओवरऑल वेस्ट एशिया और गल्फ के इलाके में है, जहां पे आसपास बहुत ज्यादा रिग्रेसिव पॉलिसी चलती है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, तो वहां पे इस प्रकार की जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोग्रेसिव स्टैटिस्टिक्स है. और कुल मिला के यूएई में ये जो वुमेन की डेवलपमेंट थी, ये शुरू हुई थी किससे? तो आप कह सकते हो कि एक एल्डरली शेखा थी जिनका नाम था, शेख मैन हो गए, शेखा वुमेन होगी, फातिमा बिन्त मुबारक. फातिमा बिन्त मुबारक को यूएई में मदर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है. ठीक है, और इनके चलते वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा बताया जाता है कि यूएई में शुरू हुआ है. इन फैक्ट हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोविड-19 की पैंडेमिक से पहले इंडिया यूएई के अंदर ही जो वुमेन एम्पावरमेंट के जो प्रोसेस चला, इसको लेके इतना ज्यादा आप कह लो कि इंस्पायर्ड था कि ये जो शेख फातिमा थी, शेखा फातिमा, इनको इंडिया में ऑनर करने के लिए इनवाइट किया गया. आपको मैं बता दूं कि शेखा फातिमा किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं है यूएई के अंदर, बट चूंकि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में इतना जबरदस्त काम किया है यूएई के अंदर, और यूएई की जो एमिराटी वुमेन का ये जो आप कहते हो एडवांसमेंट है, एम्पावरमेंट है, इसमें चूंकि इनका शेखा फातिमा का रोल रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने इनको इनवाइट किया था. हालांकि कोविड-19 के फैलने की वजह से ये सारे प्लान्स कैंसिल हो गए. तो चाणक्यपुरी के अंदर जो अलग अलग डिप्लोमेटिक मिशन है, स्पेशली दिस यूएई मिशन, ये सब कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. कनाडा ने भी रिसेंटली एक इंडियन गर्ल को अपना हाई कमिश्नर बना के इंडिया में भेजा है. अब तो खैर इंडियन गर्ल नहीं है, वो कनाडा की नागरिक होगी, लेकिन बेसिकली वो इंडिया की ही है. तो कुल मिला के ओवरऑल जब भी इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड वगैरह आने लगता है, इस प्रकार से वुमेन और गर्ल्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है दुनिया भर में, जो कि बहुत अच्छी बात है. रिसेंटली 2019 में जब पोप फ्रांसिस जी यूएई गए, तो यूएई में और भी बहुत सारी प्रोग्रेसिव चीजें हुई हैं. यूएई में 1 मिलियन से ज्यादा कैथोलिक्स काम करते हैं. इंडियंस तो कितने काम करते हैं पूछो ही मत. तो जब यहाँ पे अबू धाबी में पोप फ्रांसिस शेख अहमद अल तायब से मिले, शेख अहमद अल तायब ग्रैंड इमाम है कायरो के अल अजहर मॉस्क के,
तो कुल मिला के ओवरऑल इस रिलीजियस मीटिंग के दौरान उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसका नाम था डॉक्यूमेंट फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी फॉर वर्ल्ड पीस एंड लिविंग टुगेदर। इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल होते हैं कि भाई अलग अलग धर्म के लोग कैसे पीसफुल तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट के चलते ओवरऑल अबू धाबी में एक कंस्ट्रक्शन होगा अब्राहमिक फैमिली हाउस का, और इस कंस्ट्रक्शन में इस जगह पे एक मुस्लिम मॉस्क बनाया जाएगा, एक जूइश साइनागॉग बनाया जाएगा, एक क्रिश्चियन चर्च बनाया जाएगा एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में। हिंदू टेंपल यहां पे इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म एक अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अबू धाबी के अंदर एक हिंदू टेंपल का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था जब मिस्टर मोदी जी यहां 2018 में गए थे, और इसकी काफी तगड़ी पब्लिसिटी हुई थी। तो यूएई के अंदर उस समय पे और अबू धाबी के अंदर उस समय पे कुछ लोग बहुत नाराज हो गए थे कि ठीक है भाई, आप हिंदू टेंपल की स्थापना कर रहे हो कोई बात नहीं, बट इसकी इतनी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो, ये तो एक मुस्लिम नेशन है। तो उस समय पे जो क्राउन प्रिंस थे अबू धाबी के, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने बोला कि देखिए हमारे रिश्ते इंडिया के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं और यूएई इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, हमारे यहाँ पे हर धर्म, हर आप कह लो नेशनैलिटी के लोगों को वेलकम है। तो हिंदू टेंपल बनाने से यूएई और इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और पूरी दुनिया को यह पता चलेगा कि यूएई अरेबियन पेनिनसुला का सबसे टॉलरेंट नेशन है। तो इस बात को देख के आप बता सकते हैं कि भाई यूएई आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, समझ गए। और 2019 को यूएई ने वैसे भी ईयर ऑफ टॉलरेंस कहा था, और यूएई को द ग्लोबल कैपिटल फॉर टॉलरेंस कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन कहा गया। इसलिए आप देखोगे कि यूएई में इंडियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा तबका रहता है। ओवरऑल इंडियंस वहां पे काफी वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब वहां पे तरीके से तमीज में रहते हैं, ठीक है। अपने ही देश में ज्यादा बवाल चलता है। और अगर आप हिंदू भी हो और यूएई वगैरह में जाते हो तो आपको कोई इस प्रकार का सेग्रीगेशन, ये सब तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। प्लस इंडिया ने यूएई के साथ मैंगो डिप्लोमेसी भी की है। ये बात कब की है? 1975 की। यूएई के फाउंडिंग फादर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान आए थे इंडिया में, तो इनके लिए स्टेट डिनर होस्ट किया गया। तो स्टेट डिनर प्रेसिडेंशियल हाउस में हो रहा था। तो एक डेजर्ट था मैंगो का जिसको इन्होंने खाया होगा, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, उनको बड़ा पसंद आया। तो जब उन्होंने प्रेसिडेंट साहब फखरुद्दीन अली अहमद साहब से पूछा कि भाई ये क्या है, तब भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उनको बताया कि ये तो लंगड़ा आम है, समझ गए। तो लंगड़ा आम काफी पसंद आया यहाँ पे, किसको? शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 6 साल बाद अबू धाबी गई तो वो अपने साथ बहुत सारे कार्टन लेके गई लंगड़ा आम के। तो ये क्या था? एक प्रकार से मैंगो डिप्लोमेसी, ठीक है, कि मैंगोज के थ्रू दो लीडर्स पर्सनल लेवल पे एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं। कुछ और चीजें भी हुई हैं। जब हमारे अब्दुल कलाम साहब, रेवोल्यूशनरी अब्दुल कलाम साहब, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 2002 में, जब ये यूएई गए अपनी फर्स्ट फॉरेन विजिट पे, तो इन्होंने अबू धाबी के मेंस कॉलेज में अपना लेक्चर दिया और वहां पे टेली एजुकेशन की बात की। और ये जो टेली एजुकेशन है, इसको इंडिया ने एज अ मिशन इंप्लीमेंट किया है अफ्रीका के अंदर, और इसके चलते पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क बना है अफ्रीका के अंदर, जिसको इंडिया ने बनाया है, जिसके चलते अफ्रीका में वोकेशनल पढ़ाई कराई गई है, बहुत सारी जानें बनाई गई हैं, मेडिकल एजुकेशन को फैलाया गया, और इन सब चीजों के लिए इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेडिट लेता है अफ्रीका के अंदर। तो कुल मिला के ओवरऑल इंडिया और यूएई के रिश्तों की बात की गई है और यूएई की प्रोग्रेसिवनेस की बात की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। द नीड टू रीओपन आंगनवाड़ीज। भाई आंगनवाड़ीज में रोबोस्ट तरीके से इंडिया को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। भैया आंगनवाड़ी अप्रैल 2020 के लॉकडाउन से लेके अब तक बंद है। कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु की आंगनवाड़ी कुछ हद तक खुल रही हैं और खुलना जरूरी भी है, क्योंकि भाई इन आंगनवाड़ी से बहुत सारी सर्विसेज रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये भाई आंगनवाड़ी से रिलेटेड है। आंगनवाड़ी हाउस होल्ड को सपोर्ट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती है, लो इनकम फैमिलीज को सपोर्ट करने में, चाइल्ड केयर देने में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन देने में, ओवरऑल एजुकेशनल, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप बच्चों की, ये सब चीजों के लिए आंगनवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करो तो इंडिया में 88 मिलियन चिल्ड्रन, बेसिकली 8 करोड़ 80 लाख लोगों को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि 0 से 6 साल तक के हैं, और इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत मेजर रोल है। और अगर आंगनवाड़ी बंद रहेंगी तो कैसे काम चलेगा, समझ गए ना। तो सोशल वेलफेयर के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट ये जो
ऑथर हैं जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा, ये आईडी इनसाइट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने ये बताया कि जब आईडी इनसाइट ने 5 स्टेट्स में नवंबर 2018 से लेकर नवंबर 2019 में एक स्टडी करवाई, सर्वे करवाया, तो उससे पता चला कि बहुत सारी जो गरीब रूरल फैमिलीज हैं उनको न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी इन्हीं आंगनवाड़ी से मिलती है। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई आंगनवाड़ी प्री लॉकडाउन समय में कोविड से पहले जब काम कर रही थी, अब कोविड के बाद वो बंद हो गई, अब फिर से आंगनवाड़ी ओपन हो रही है। लेकिन अब समझिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले काम कर रहा है, फिर बंद हो गया, फिर शुरू हो रहा है, तो एकदम से शुरू होकर वो एफिशिएंट मोड में नहीं आ सकता। उनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी कम हो गई इस पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन के चलते। फिर क्या बताया जा रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा क्या बताता है, 2019-20 में 5 साल में जो 15% बच्चे हैं, 15% से कम बच्चों ने यहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल अटेंड किया है। ये प्री प्राइमरी स्कूल अटेंड तब करते जब आंगनवाड़ी में पढ़ने के लिए जाते। आंगनवाड़ी तो यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, और इसके चलते क्या है कि घर में जो औरतें हैं ना, उनका अनपेड डोमेस्टिक वर्क बढ़ गया। कोरोना के समय पे एक स्टैटिस्टिक बाहर निकल के आया कि घर में वुमेन को अनपेड डोमेस्टिक वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, और उनका जो एक मेजर टाइम था वो किस में जा रहा था, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जा रहा था। तो अगर ये आंगनवाड़ी फिर से खुल जाती हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी में चले जाएंगे, तो वुमेन को यहाँ पे बहुत हद तक समय मिल जाएगा अपना कुछ दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, जॉब वगैरह करने के लिए। समझ गए? आंगनवाड़ी का रोल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो जो लेके 0 से लेके 5 साल या 6 साल तक का समय होता है ना बच्चे का, पहले 6 साल होते हैं, वो 6 साल बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वही समय होता है जब बच्चे आंगनवाड़ियों में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आंगनवाड़ी का। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी आंगनवाड़ी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जो कि देखिए व्हेन इट कम्स टू ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तब आप आंगनवाड़ी की इंपॉर्टेंस को किसी भी हिसाब से साइड नहीं कर सकते। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आंगनवाड़ी को यहाँ पे स्ट्रांग करने की जरूरत है। और कोरोना के समय तो आंगनवाड़ी ठप्पी पड़ गई। समझ गए? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आंगनवाड़ी के फायदे हमने देखे, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर्स के सामने कुछ प्रॉब्लम भी है। इनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो इनके पास की नॉलेज की कमी होती है। ठीक है, ज्यादातर इनका समय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ही चला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और हैंड वॉशिंग से रिलेटेड जानकारी कहीं कहीं जगहों पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को कम है। जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहा है, तो कोर सर्विसेज आपकी इग्नोर हो रही। कोर सर्विस क्या है? कोर सर्विस है ये कि भाई जो बच्चे आपके आंगनवाड़ी में आ रहे हैं उनको पढ़ाओ। प्री स्कूल एजुकेशन इज वन ऑफ द कोर वर्क ऑफ आंगनवाड़ीज। तो अगर देखा जाए आंगनवाड़ी का जो टिपिकल वर्कर होता है वो अपने दिन का 10% टाइम, लगभग 28 मिनट्स पर डे, किस बात पे खत्म करता है? तो वो खत्म करता है बच्चों को पढ़ाने पे, प्री स्कूल एजुकेशन पे। जबकि आइडियली एक आंगनवाड़ी वर्कर को डेली के बेसिस पे 120 मिनट, कम से कम 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने पे देने चाहिए, लेकिन केवल 28 ही मिनट दे रहे हैं। बहुत सारा टाइम तो एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी के फालतू के कामों में चला जा रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे रोकने की जरूरत है। ठीक है, फिर नीति आयोग की एक स्टडी बताती है कि केवल 59% आंगनवाड़ीज में प्रॉपर बच्चों और वर्कर्स की बैठने की सजा है। बहुत सारी आंगनवाड़ीज में अनहाइजीनिक सर्कमस्टांसेस हैं। इन सब चीजों को यहाँ पे सुधारने की जरूरत है, और इसीलिए ये सबसे बेस्ट टाइम है, जो कि आंगनवाड़ीज इस समय पे रीओपन हो रही हैं। तो रीओपन हो रही है तो इनकी डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट कराई गई उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे ये पता चला कि देखिए बच्चों के केयर गिवर्स को अगर आप हेल्प देते हो तो इससे बच्चों तक हेल्प पहुंचती है, और ये हेल्प आप बहुत प्रकार से दे सकते हो। ठीक है, इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देके, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके, इनको ट्रेनिंग देके कि भाई कितना न्यूट्रिशनल इनटेक होना चाहिए, क्या खाने पीने की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ठीक है, होम बेस्ड न्यू बॉर्न और यंग चाइल्ड को कैसे उगाना है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग मिलेगी आंगनवाड़ी वर्कर्स को, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये काफी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स भी कई बार आंगनवाड़ी को प्राइमरी स्कूल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा आइडिया है, कमी है बस इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रॉपर ट्रेनिंग की और फाइनेंसेस की। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई हैं। आंगनवाड़ी की इंपॉर्टेंस को हमको समझाया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है छोटा सा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल रियलिटी। ये बेसिकली AIADMK की बात करें, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम। देखिए, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम की जो
मेन लीडर थे एमजी रामचंद्रन साहब, उनका नाम तो शायद ही कोई होगा ऐसा इंडिया में जिसको नहीं पता होगा। और उसके बाद उनकी पॉलिटिकल सक्सेसर की तरह हमारे सामने आई चीफ मिनिस्टर जयललिता जी। अब अनफॉर्चुनेटली जब 5 साल पहले आपका जयललिता जी का देहांत हो गया, उसके बाद से एआईएडीएमके की ताकत कितनी है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया, क्योंकि एआईएडीएमके के अंदर कोई जयललिता जी जैसा बहुत फेमस आप कह लो रेवोल्यूशनरी लीडर नहीं था। ठीक है, अगर आप देखो तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम साहब थे, इन्होंने फॉर्मर इंटरनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी वीके शशिकला के साथ बवाल कर लिया। फरवरी 2017 में पार्टी 2 भागों में टूट गई। ठीक है, एक भाग में पनीर सेल्वम साहब थे, एक भाग में एडापड्डी के पलानीस्वामी थे। लेकिन बाद में इन दोनों को समझ में आया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी अगर आधे में टूट जाएगी तो इलेक्शन जीत नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी लेके। तो दोनों ने फिर किसी प्रकार की मांडवली की, फिर से मर्जर करा लिया। इस मर्जर को कराने में बीजेपी का एक बहुत बड़ा रोल था। तो बीजेपी यहां पे एआईएडीएमके की एलाई बन गई। लेकिन बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व पे बेस्ड है। ये मैं इस आर्टिकल के पॉइंट्स बता रहा हूं, अपने पर्सनल पॉइंट नहीं बता रहा हूं। तो बीजेपी चूंकि हिंदुत्व बेस्ड पॉलिटिक्स करता है, तो बीजेपी की पॉलिटिक्स तमिलनाडु में नहीं चल पाएगी, क्योंकि तमिलनाडु में इस प्रकार की पॉलिटिक्स होती नहीं है। तमिलनाडु की पॉलिटिकल रियलिटीज अलग है। तो बीजेपी की रूलिंग आइडियोलॉजी के साथ अगर एआईएडीएमके अपने आप को मैच करने की कोशिश करेगा तो एआईएडीएमके को यहाँ पे घाटा होगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे बता रखी हैं। अगर आप देखा जाए तो जब जयललिता जी कोई ताकत में थी, तब इन्होंने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी के साथ अलाई नहीं किया। 2016 के असेंबली पोल्स में भी इन्होंने बीजेपी के साथ अलाई नहीं किया। लेकिन बाद में जब जयललिता जी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनते हैं एआईएडीएमके के अंदर, उसके बाद आप देखोगे कि भाई बीजेपी के साथ अलायंस ज्यादा काम नहीं आया इनके। क्यों इनके साथ काम नहीं आया? क्योंकि जब 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए और 2021 के असेंबली इलेक्शंस हुए, तो एआईएडीएमके ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर रखा था और ये बुरी तरीके से हारे। ज्यादातर सीटें कौन खींच ले गया? तो डीएमके खींच ले गया, द्रविड़ मुनेत्र कजागम। और द्रविड़ मुनेत्र कजागम में इस समय पे लीडर कौन है? एमके स्टालिन साहब। अब एमके स्टालिन साहब भी पर्सनली इतने फेवरेट नहीं है, करुणानिधि जी के बेटे हैं। अगर देखा जाए पुराने लीडर्स की बात, तो एमजी रामचंद्रन हो गए, करुणानिधि हो गए, अन्नादुरई जी हो गए, जयललिता जी हो गई। इस प्रकार के लीडर्स की एक धाक थी लोगों के बीच में। इस प्रकार की धाक एमके स्टालिन की नहीं है। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल अप्रोच को यहां पे अपनाया है एमके स्टालिन ने, वो पॉलिटिकल अप्रोच एआईएडीएमके से अच्छी थी। तो बहुत हद तक इस आर्टिकल में एआईएडीएमके का जो आप कह सकते हो अलायंस लगा है बीजेपी के साथ, ये रिस्पॉन्सिबल बताया गया है एआईएडीएमके के डिबैकल के लिए। फिर मिस्टर पनीर सेल्वम और एडा के पड्डी के पलानीस्वामी की जो आपस में लड़ाई थी, कोई कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, दोनों के पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं, इसको भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल माना गया है डीएमके की, सॉरी एआईएडीएमके के डाउनफॉल के लिए। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। समझ गए भाई? तो कुल मिला के यहाँ पे एआईएडीएमके में क्या कमी है और कैसे वो कमी को दूर कर सकते हैं। एआईएडीएमके की कुछ टर्म्स में यहाँ पे तारीफ भी की जा रही है। एआईएडीएमके का एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है, एक ग्रास रूट लेवल है। बस एक जो चीज कमी है एआईएडीएमके के अंदर, वो ये है कि कोई एक रेवोल्यूशनरी लीडर आए जो कि यहाँ पे मिल के काम करे और ओवरऑल पूरी की पूरी एआईएडीएमके की मेंबरशिप पीछे खड़ी रहे उस लीडर के। दिस इज व्हाट इज बीइंग सॉट बाय द ऑथर हियर। नेक्स्ट बात की जा रही है बूस्टर शॉट की। देखिए भैया, 22 नवंबर को डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर ने क्या बोला है कि भाई बूस्टर डोज के लिए अभी हम नहीं सोच रहे। ओवरऑल पहली प्रायोरिटी ये है कि इंडिया के अंदर लोगों को पहले 2 डोजेस दी जाएं। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑन वैक्सीनेटिंग पीपल, और ये जरूरी भी है। इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस थोड़ा तेज हुआ है। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर अभी तक टोटल वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 1.26 बिलियन डोजेस दिए गए एज ऑफ 4 दिसंबर। 85% लोग को पहली डोज मिल चुकी है, 50% से थोड़े ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज मिल चुकी है। और ये जो सेकेंड डोज लेने का रेट है पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से बढ़ा है। एक वजह तो यहाँ पे ओमिक्रॉन है, दूसरी वजह है डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि वो लोग जिन्होंने अपनी दूसरी कोरोना की डोज नहीं ली थी वो अपनी दूसरी कोरोना की डोज ले लें। ठीक है, तो सेकेंड डोज कवरेज में 11.7% इजाफा हुआ है लास्ट मंथ। ठीक है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है।
कैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ब्लॉकेज लगा दिया गया है। तो ओमिक्रॉन के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बूस्टर डोज की बात की जा रही है। और अगर आप यूएस की बात करो तो अभी भी यूएस में 6.5 करोड़ लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, बट तब भी 21 अक्टूबर को जितने भी लोग यूएस में 65 साल से ज्यादा के हैं और कुछ लोग जो कि यंग एडल्ट है पर इनको कोई और बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनको बूस्टर डोज दी जाएगी। बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज है जिन्होंने बूस्टर शॉट्स को अप्रूव कर दिया है। तो ओमिक्रॉन स्केयर के बीच में इंडिया के अंदर भी इस बात की बातचीत होने लगी कि भाई बूस्टर डोज दो। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 2 वैक्सीनों से इम्यूनाइजेशन हुआ है, एक तो कोविशील्ड से, एक कोवैक्सीन से। अभी के लिए हमारे पास ये कोई जानकारी नहीं है कि किस हद तक कोविशील्ड और किस हद तक कोवैक्सीन एक इंडिविजुअल को ओमिक्रॉन से बचा सकते हैं। नो डाउट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन जब किसी को हो जाएगा, बीमारी की सीवियरिटी कितनी होगी इस बारे में भी देखो ज्यादा जानकारी है नहीं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बोला जा रहा है कि देखिए अभी के लिए तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि भाई सारे जो एज ग्रुप्स हैं उनको आप पूरी तरीके से वैक्सीनेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट एज ग्रुप्स हैं और पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं जिनका फुल वैक्सीनेशन होना जरूरी है बट वो हुए नहीं है। जैसे 8% हेल्थ केयर वर्कर्स, 30% वो लोग जो 60 साल से ज्यादा के हैं, 33% वो लोग जो 45 से 59 ईयर्स में आते हैं, इनका अभी भी फुल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो इनको फुल्ली वैक्सीनेट करने की जरूरत है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिन लोगों की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए बूस्टर शॉट भी सोचा जा सकता है, लेकिन इस बूस्टर शॉट को मंद बुद्धि की तरह नहीं देना है। पहले आप ओमिक्रॉन को स्टडी करो, आप देखो कि इसके ऊपर हमारा बूस्टर शॉट इफेक्टिव है भी कि नहीं, और अगर इफेक्टिव है तो आप दो बूस्टर शॉट। तो इस प्रकार की बातें यहां पे की जा रही है। और फिर पॉलिटिकल वायलेंस इन केरला की बात की जा रही है। केरला में सीपीआई-एम के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। रिसेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चार्जशीट फाइल की 24 लोगों के अगेंस्ट, और इसमें नाम था सीपीआई मार्क्सिस्ट के फॉर्मर एमएलए केवी कुन्ही रमन का। ठीक है भाई, एक पेरिये डबल मर्डर केस में इनका नाम आ रहा है। कांग्रेस के 2 वर्कर्स थे, कृपेश 19 साल का और सारथ लाल पीके। इन दोनों लोगों को कासरगोड डिस्ट्रिक्ट पेरियर में 17 फरवरी 2019 को मार दिया गया। और यहां पे सीबीआई आई। अच्छा, सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार की कहने की वजह से नहीं आई, केरला हाईकोर्ट की कहने की वजह से आई। केरला हाईकोर्ट ने बोला कि भाई राज्य की सरकार की इन्वेस्टिगेशन हमको उतनी प्रॉपर नहीं लग रही है, इसलिए हम यहां पे इन्वेस्टिगेशन किसको दे रहे हैं, सीबीआई को दे रहे हैं। तो जुडिशली यहां पे सीबीआई को बुलाया गया। अब जब सीबीआई को यहां पे बुलाया गया, तब से जो केरला की सरकार है, सीपीआई-एम की, एलडीएफ की, चिल्ला रही कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक और मर्डर हुआ संदीप कुमार का, एक लोकल कमेटी सेक्रेटरी थे पार्टी के, इसको 4-5 लोगों की गैंग ने मार दिया। इस गैंग को हेड कर रहे थे बीजेपी यूथ विंग के कोई एक पर्टिकुलर पर्सन था। तो पहले तो बीजेपी पार्टी का यहां पे नाम नहीं आया, लेकिन फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के स्टेट सेक्रेटरी ने पुलिस के पीछे पड़ गए कि तुम बीजेपी वालों को क्यों बचा रहे हो यहां पे, इसको एक पॉलिटिकल टोन देने की कोशिश की। तो कुल मिला के यहां पे 2 केसेस हैं। एक केस में सीपीआई-एम अपने मेंबर्स को बचाता नजर आ रहा है और एक केस में दूसरे पार्टी के मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराता नजर आ रहा है। और सीपीआई-एम के ऊपर ये काफी इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग अपने मेंबर्स द्वारा किए गए वायलेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से बुक नहीं करते अंडर एप्रोप्रिएट रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द लॉ। सीबीआई की इंक्वायरी के अगेंस्ट बहुत हद तक राज्य की सरकार ने डिफेंड करने की कोशिश की, जबकि इस इंक्वायरी को केरला हाई कोर्ट ने शुरू किया था, केंद्र की सरकार ने शुरू नहीं किया था। तो कुल मिला के यहाँ पे सीपीआई-एम को राज्य के लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना चाहिए, स्पीडी जस्टिस दिलाना चाहिए, लोगों की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वायलेंस के इंसिडेंट्स कम हो, इस प्रकार की एक सोशल सेटअप को यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सीपीआई-एम को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।